इवनिंग सर। चलिए सर, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। चलिए सर बेटे खेलते हैं जी सर। सर मैंने लास्ट क्लास की वीडियो देख ली थी, तो अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। हाँ जी सर, नया चैप्टर वर्क एनर्जी पावर वाला। तो चैप्टर का नाम लिखिए भाई सारे बच्चों, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर, वैसे चैप्टर का नाम लिखा होता है वर्क पावर एनर्जी, मगर हम लिख रहे हैं वर्क एनर्जी पावर क्योंकि इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, पहले वर्क फिर एनर्जी फिर पावर, इसलिए ये नाम बोला जा रहा है आपको। खैर, तो कुछ भी हो, पावर हो पहले हो एनर्जी पहले हो, क्या फर्क पड़ता है। एनीवेज, तो इससे पहले कि मैं वर्क पे डिस्कशन स्टार्ट करूं, उससे पहले पहले तो आपको मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर कि वेदर वी डिस्कस डॉट प्रोडक्ट इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स और नॉट। कैन एनीबडी टेल मी? हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है बेटा इससे पहले? मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वेक्टर का दो टाइप से होता है, एक डॉट एक क्रॉस। तो डिड वी स्टडी डॉट प्रोडक्ट? यस सर। चलो, बहुत समय लगा ये बताने में और बहुत मध्यम सी आवाज आई, तो एक बार मैं डॉट प्रोडक्ट आपको याद दिला देता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर वर्क में डॉट प्रोडक्ट का यूज है, तो इसलिए मैं पहले आपको डॉट प्रोडक्ट याद दिला देता हूँ। अगर पहले पढ़ा है तो भी ठीक, नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ से आप लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझिए, एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द वर्क। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से वन इज ए and the another vector is vector b, if we have these two vectors and this angle is theta, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये था कि a डॉट b is simply written as equal to ab cos theta। मतलब ये ऐसे लिखते थे ab cos theta, where theta is the angle between the two vectors, और इसमें आपको डिफरेंट चीजें बताई गई थी कि अगर मान लीजिए कि if the theta between the two vector is zero, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में हम सिंपली ए डॉट बी को कह सकते हैं ए बी, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट दैट यू विल गेट बिटवीन ए एंड बी। अगर इसी में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ए डॉट बी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो बिकॉज cos 90 is zero, and the last is कि if theta is equal to 180 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं a डॉट b will be equal to ab cos 180, and cos 180 is -1, so this can be written as equal to minus of ab. So this was the formula, a dot b is equal to ab cos theta was the formula for the dot product of two vector in which the angle between them is theta. और दूसरी बात, इसी को मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखना सिखाया था। अगर आपको याद हो कि मैंने आपसे बोला था कि इफ वी हैव a x I cap plus of a y j cap and plus of a z k cap, and the another vector we are having as b x I cap plus of b y j cap plus of b z k cap, तो इस केस में if you will take the dot product of a and b, तो you will get this as ax bx plus of ay by plus of az bz। और ये क्यों होगा, इसका क्या रीजन है? why will you get only ax bx plus ay by and az bz? the reason for this was कि I dot I अगर आप करते हैं तो I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k was equal to 1। ठीक है, उसका रीजन ये था कि I हो या j हो या k हो, all of these are unit vectors, that is the magnitude of these vectors obviously will be equal to 1। तो ये unit vectors are of 1 as its magnitude। और अगर I dot I कर रहे हैं तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, and they can be considered as parallel vectors because both are along the positive x axis। I dot I का मतलब ये हो गया कि दोनों यूनिट वेक्टर आर along the same positive x axis। J dot J का मतलब हो गया दोनों वेक्टर आर along the same positive y axis, and similarly K dot K का मतलब है कि दोनों वेक्टर is along the same positive k axis। तो इसका मतलब है एंगल बिटवीन either I dot I और J dot J और K dot K will be 0 and cos 0 is equal to 1, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा that would be 1। बट अगर I dot j हो तो undoubtedly the angle between I and j will be 90 degree because I represents x axis, j represents y axis, so angle between them will be 90 and the result will be 0। तो by the same logic आप ये भी कह सकते हो कि I dot k हो या j dot k हो, wherever you get an angle of 90 degree between the two vectors, the result will obviously be equal to 0। तो ये लॉजिक है आपका और ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो दिस इज
what we have already discussed about the dot product, फिर उससे related हमने कुछ questions भी किए थे. तो अभी तो हमें इतने की जरूरत है कि we should know what is I dot I और I dot J, and we should know what is the meaning of the dot product, right? कुछ याद आया बच्चों? Yes sir. अब चलिए, अब यहाँ से we'll start discussing what is work. तो पहले तो I will define what is work. वर्क को हम समझते हैं कि वर्क है क्या. तो सर सबसे सीधी सी बात है कि वर्क की अगर मैं बात करूं तो वर्क is said to be done when the point of application of force moves. मतलब आपने जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करा है, अगर वो पॉइंट इफ इट डिस्प्लेसेस और इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट वेयर एवर यू हैव अप्लाइड द फोर्स, तो उस केस में हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. तो इफ द वर्क इज सेड टू बी डन इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई करा है, if it displaced by some displacement, तो obviously the work is said to be done by that force. इसका क्या मतलब सर? इस बात को लॉजिकली समझने के लिए इस बात को ऐसे समझो कि मान लो if this is a body and I have applied some force F onto this point, ये वो पॉइंट है जहां पर हमने फोर्स F अप्लाई करा, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि this body remains stationary but the point at which I applied the force that gets deflected. ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, ये वाला जो पॉइंट है वो डिस्प्लेस हो गया. तो इस केस में हम अनडाउटेडली कहेंगे कि भाई वर्क हुआ है, although the whole of the body hasn't moved. ये पूरी बॉडी मूव नहीं हुई है, पूरी बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई है, बट डजंट मैटर. अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस हो गया जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है, तो इसका मतलब है वर्क हुआ है. डजंट मैटर द होल बॉडी इज एट रेस्ट और द होल बॉडी इज मूविंग, राइट? कोई दिक्कत? तो फिर सर बॉडी डिफॉर्म हो जाए तो भी वर्क होगा. yes that's what I'm trying to say in this case कि if the body gets deformed even, अगर पूरी बॉडी मूव नहीं हुई बट बॉडी डिफॉर्म हो गई, मतलब वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ. तो देखो ये पॉइंट यहाँ पर था ब्लैक डॉट, अब वो पॉइंट रेड डॉट पे पहुंच गया है, तो इसका मतलब है कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैज मूव्ड एंड इन दिस केस द वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क हम तब कहेंगे कि नहीं हो रहा है जब इवन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डजंट मूव्स. तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर फिर तो इस केस में जब हम ब्लॉक कंसीडर करेंगे तो फिर तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक मूव ना करे बट वो पॉइंट डिस्प्लेस हो गया तो वर्क हो गया. बट ऐसे केसेस में तो हमें ये रटवाया जाता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 है. ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने? चलो तुमने नहीं सुना है, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना बेटा, वो पार्टिकल सिस्टम पे डिस्कशन कर रहे हैं. पार्टिकल का मतलब कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसका डायमेंशन नेग्लिजिबल हो, उसको हम जनरली पार्टिकल कहते हैं या पॉइंट पार्टिकल कहते हैं, या वी ट्रीट इट एज अ पॉइंट ओनली. तो इसका मतलब सर जब हम ब्लॉक कहेंगे ना, व्हेनेवर वी विल कंसीडर अ ब्लॉक, तो ब्लॉक का बेसिक मतलब क्या होगा? तो ब्लॉक का बेसिक मतलब सर ये नहीं होगा कि ब्लॉक इज सम लार्ज बॉडी. ब्लॉक का मतलब होगा कि भाई ये भी एक पॉइंट पार्टिकल है. पॉइंट पार्टिकल की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, ऑल्दो वी ड्रॉ इट एज अ ब्लॉक बट वी कंसीडर इट टू बी डायमेंशनलेस. इन अ सेंस हम ये कह सकते हैं कि वो जो ब्लॉक है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट. डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी यस और नो. Yes sir. बट अगर मान लीजिए कि इफ इट्स नॉट अ ब्लॉक, इफ इट इज सम रिजिड बॉडी, जो हम आगे पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, जो स्टार्ट होता है रोटेशनल डायनेमिक्स से, तो उसमें हम ये चीजों को ऑब्जर्व करेंगे कि जो हम बॉडी कंसीडर कर रहे होंगे उसके साइज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे वहां पर. लेकिन अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें वी कैन नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बॉडी एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल. तो खैर, तो वर्क की डेफिनेशन क्या हो गई? वर्क की डेफिनेशन हो गई कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स. तो लिख लीजिए सब, work is said to be done when the point of application of force moves. Work is said to be done when the point of application of force moves. हम वर्क तब कहेंगे कि वर्क हो रहा है जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई करा है, अगर वो मूव हो गया तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. क्लियर है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स. क्लियर? अब देखो सर, व्हेन वी टॉक अबाउट द फोर्स, तो बेसिकली फोर्स एक्चुअली में हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक को हम कांस्टेंट फोर्स कह सकते हैं, दूसरे को हम वेरिएबल फोर्स कह सकते हैं. कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि जिसकी मैग्नीट्यूड विल नेवर चेंज. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इट विल रिमेन एज 10 न्यूटन ओनली. तो ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कांस्टेंट फोर्स.
और ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वेरिएबल फोर्स। तो हम वर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे बाय द कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज बाय द वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वन बाय वन हम दोनों सीखेंगे। बट बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्क डन, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इस बात को समझने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आप समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके पास दो ब्लॉक है, यू आर हैविंग टू ब्लॉक्स, लेट अस से दिस इज ब्लॉक इज एम, दिस ब्लॉक इज कैपिटल एम, मतलब द masses of these blocks are m and capital M। अब अगर आप इस बात को ऐसे समझें कि देयर इज सम फ्रिक्शन between this small m and capital M, and for simple case I am taking the lower surface to be smooth and apply a force of F on this system। बात समझ रहे हो आप लोग? आपने इस पूरे सिस्टम पे एक फोर्स लगा दिया। भाई केस आपको समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस पे पूरे पे हमने फोर्स लगा दिया। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ओवर द लोअर ब्लॉक। मैं आपसे कह रहा हूं स्मॉल m doesn't slides on capital M। स्मॉल m कैपिटल M पे स्लाइड नहीं कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर स्मॉल m कैपिटल M पे स्लाइड नहीं कर रहा है तो आप अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करने पे आप क्या कहोगे? स्मॉल m although it is not sliding on the capital M, but if the whole of the system is moving, तो आप क्या कहोगे कि for you small m is at rest or is it in motion? It's What also will motion. obviously you will claim that small m is moving, it is not at rest, right? अगर स्मॉल m मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो कैन यू टेल मी कि which force is responsible for the motion of this small m? मतलब how will you justify the motion of this small m with respect to the ground? कौन सा फोर्स स्मॉल m को चला रहा होगा? तो जो फोर्स मतलब कैपिटल एम पे लगा। अरे नहीं समझे तुम। friction। दोनों के बीच में देयर इज फ्रिक्शन ना, और ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, आप लोग भूल गए। ऑब्वियस सी बात है कि बेटा दोनों के बीच में देयर इज फ्रिक्शन, तो मैं ये कहूंगा कि फ्रिक्शन विल बी द कॉज फॉर द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रिक्शन इज डूइंग सम वर्क ऑन दिस स्मॉल m। सोचो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, बोलो हाँ या ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल m डिस्प्लेस हो रहा है, and which force is making it displace? So that force is frictional force which is making it displace। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स इसको डिस्प्लेस करा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप यही कहेंगे कि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है स्मॉल m पे एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ डिस्प्लेसमेंट टू स्मॉल m। इसका मतलब है कि देयर इज सम वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन दिस स्मॉल m, एंड दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m इज जीरो व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राउंड, राइट? बट अगर आप इमेजिन करो कि इफ यू आर सिटिंग ऑन द बिगर ब्लॉक, आप इस बड़े वाले ब्लॉक पे इफ यू आर सिटिंग नाउ ऑन दिस बिगर ब्लॉक, और इस पूरे सिस्टम पे मैंने फोर्स लगाया, इवन दो इफ द होल सिस्टम मूव्स, अगर अब भी पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो आपके लिए, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी भी ये कंडीशन वैलिड है कि स्मॉल m डज नॉट स्लाइड्स ऑन कैपिटल M, तो फॉर यू this small m will appear to be at rest or will it appear to be in motion with respect to you if you are sitting on capital M? at rest। सबको समझ में आया कि अगर आप बड़े वाले ब्लॉक पे बैठ जाओ और आपको कंडीशन ये बोली गई है कि स्मॉल m doesn't slides on capital M, इसका मतलब है कि अगर आप बड़े वाले ब्लॉक पे बैठ गए तो फॉर यू दिस स्मॉलर ब्लॉक इज एट रेस्ट। से समथिंग। yes sir। यस सर। मतलब आपके लिए जो फ्रिक्शन का वर्क डन है ऑन दिस स्मॉलर ब्लॉक दैट विल बी जीरो और नॉट, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्मॉलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू यू व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द बिगर ब्लॉक। नहीं आ रहा भाई? आ गया सर। तो तुम खुद सोचो कि फॉर द सेम बॉडी वर्क बाय द सेम फोर्स इज नॉन जीरो with respect to one frame and it is zero with respect to some other frame। वही फोर्स, वही बॉडी, बट एक के रिस्पेक्ट में ये वर्क डन जीरो आ रहा है और एक के रिस्पेक्ट में ये वर्क डन नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि वर्क इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे आपने रेस्ट और मोशन में कहा था ना
whether the body is at rest or it is moving, that depends on the observer or frame of reference attached to that observer. In the same manner, हम ये भी कह सकते हैं कि जो work है, that work depends on the frame of reference, कि किस frame of reference से आप observe कर रहे हो. Did you understand the logic? तो please इस point को लिख लीजिएगा कि work is a frame dependent quantity. Work is a frame dependent quantity. Frame का मतलब ये नहीं photo frame. Frame का मतलब frame of reference. Work is a frame dependent quantity. मतलब it depends on frame of reference. I hope सबको ये बात समझ में आ गई होगी. It makes some sense when I say that work is frame dependent quantity, right? Everyone, Yes, did sir. every one of you understand this? Chalo, agar if you have understood this, so now let us discuss the mathematical formula for the work done. पहले हम डिस्कस करेंगे for the constant force and then we'll discuss it for the variable force. तो मान लीजिए कि सर ये आपने पहले भी पढ़ा है कि if you have a body and you apply a force on this body, let us say you have applied this force at some angle with the horizontal and that angle is theta. तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि body is displaced along the horizontal direction only, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो बॉडी को मूव करा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, दैट विल बी कॉल्ड एज एफ cos थीटा. दिस विल बी एफ sin थीटा अनडाउटेडली. द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी एफ sin थीटा, बट एफ sin थीटा की डायरेक्शन में द बॉडी इज नॉट मूविंग, तो एफ sin थीटा का जो वर्क डन होगा ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू 0. बट एफ cos थीटा की डायरेक्शन में बॉडी इज मूविंग, तो एफ cos थीटा का वर्क डन होगा बॉडी पर. एंड व्हाट विल बी दैट वर्क डन? तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं वर्क डन इज सिंपली इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब है कि फोर्स आइदर द फोर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज x. डिड यू अंडरस्टैंड? इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं कि सर दिस कैन इवन बी रिटन एज f x cos थीटा, वेयर f इज अ फोर्स व्हिच इज अ वेक्टर, x डिस्प्लेसमेंट है व्हिच इज आल्सो अ वेक्टर. और हमें मालूम है कि दो वेक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट में cos थीटा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है. तो वी कैन क्लेम दैट कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट कैन बी रिटन एज f डॉट x. तो या तो आप वर्क डन को आप fx cos थीटा लिख लीजिए, या यू कैन सिंपली क्लेम दिस एज टू बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. पहली बात तो ये हो गई. अब इसी का दूसरा एक और व्यू समझो कि अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि लेटर से मैं आपसे कहूं कि सर ऐसे समझ लीजिए ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. भाई जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछिएगा. There is a point which is located at the coordinates x1, y1 and z1, and after some time it is at x2, y2, z2, such that कि इसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था that was r1 और इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है that is r2. r2 is its final position vector. तो हम कह सकते हैं कि इसके पोजीशन वेक्टर में चेंज आया है और जो चेंज आता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं. सुना है कभी आप लोगों ने? Yes, sir. द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मतलब डेल्टा आर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ऑब्वियस ही बात है कि इफ यू आर चेंजिंग द पोजीशन वेक्टर और पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, इसका मतलब है कि यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन टू दिस पार्टिकल. आपने कुछ फोर्स तो अप्लाई करा होगा. Let that force be written as equal to fx I cap plus of fy j cap plus of fz k cap. This is the force. And let us say position vector r1, क्योंकि इसके coordinates x1, y1, z1 है, तो इसको मैं x1 I cap plus of y1 j cap plus of z1 k cap लिख सकता हूँ. बच्चों हाँ ना बोलना पड़ेगा. Yes, sir. और r2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? r2 can be written as equal to x2 I cap plus of y2 j cap प्लस ऑफ z2 k कैप लिख सकता हूं. दिस इज व्हाट आई कैन राइट, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखूंगा सर मैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं लिख सकता हूं r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर. डिड यू अंडरस्टैंड? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सिंपली द चेंज इन पोजीशन वेक्टर. भाई अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे ट्रायंगल लॉ से समझ लो. ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखो आप तो r1 का हेड इज कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ डेल्टा r. से समथिंग. Yes, sir. ट्रायंगल लॉ क्या कहता है बेटा? ट्रायंगल लॉ कहता है कि दो वेक्टर which are arranged in head tail arrangement, the sum of those two vector is given by the third vector. तो मैं ये लिख सकता हूं कि r1 वेक्टर प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर कैन बी रिटन एज इक्वल टू r2 वेक्टर.
तो यहाँ से मैं डेल्टा आर वेक्टर को R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर लिख सकता हूँ या नहीं? आई होप आपको समझ आ गई हो बात। तो यहाँ से आप डेल्टा इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप, सेम वाले को आपस में ऐसे लिख दीजिए, प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 j कैप, एंड द लास्ट वन इज प्लस ऑफ z2 माइनस ऑफ z1 k कैप। तो डेल्टा आर आपको समझ में आ गया होगा कि इतना है, जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर कैन बी रिटन एज डेल्टा x आई कैप प्लस ऑफ डेल्टा y j कैप प्लस ऑफ डेल्टा z k कैप। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, हमें मालूम है वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एफ डॉट डेल्टा आर। तो दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, दैट इज द फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस into the displacement along x axis, plus of force component along y axis into the displacement along y axis, plus of force का component along z axis multiplied by the displacement along z axis. I hope you have understood this. Yes sir. ठीक है, इसका मतलब है सर कि जो फोर्स लेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट आप ऑब्जर्व करेंगे और उससे आप वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो दीज आर बेसिक फॉर्मूलाज फॉर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो पहले इसको नोट कर लो, विल जंप टू सम क्वेश्चन और सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, बट इसको पहले नोट करिए। सर जी सर डेल्टा आर का अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ से समझना हो तो कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ से क्या समझना हो? सर डेल्टा आर जैसे अगर डायरेक्शन उसकी। पैरेललोग्राम लॉ से कौन सी डायरेक्शन आती है भाई? नहीं यहाँ सर। पर रिजल्टेंट R2 है, R2 जितना एंगल बना रहा है R1 के साथ, ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट R2 है, इट्स नॉट डेल्टा, राइट? यस सर। तो जितना वो एंगल बना रहा है वो एंगल फाइंड कर लो। और वैसे भी इफ यू आर कैलकुलेटिंग द वर्क डन, तो वर्क डन डजंट हैव एनी डायरेक्शन बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और रीजन आपको पता है कि व्हाई इट्स ए स्केलर, तो आपको पता है कि व्हाई इट्स ए स्केलर, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट? यस सर। सर नोट कर लिया है। वेरी गुड। एक छोटी सी बात और पहले मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सर एक छोटी सी बात ये है कि अगर मान लीजिए इफ यू हैव अ कांस्टेंट फोर्स एंड आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाय अप्लाइंग दैट कांस्टेंट फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ, तो दैट ग्राफ विल बी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, राइट ऋषिक? यस सर। इस ग्राफ के अंदर में इफ यू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस ग्राफ, अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करें तो आपको नहीं लगता कि एरिया विल बी नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इनटू ब्रेथ विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी द एरिया व्हिच इज नथिंग बट वर्क डन। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, अच्छा ये हम सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए नहीं, इवन दिस इज ट्रू फॉर द वेरिएबल फोर्स आल्सो। हाँ, उसमें एरिया कैलकुलेट करने का मेथड अलग है, बट दिस इज ट्रू फॉर द इंटीग्रेशन से आ वेरिएबल फोर्स जाएगा। आल्सो। हाँ, जाहिर सी बात है, वहां पर इंटीग्रेशन आ जाता है, बट दिस इज ट्रू फॉर वेरिएबल फोर्स आल्सो, कि भाई जब भी if you whenever you have the force and displacement graph, the area under that graph will always be equal to the work done. तो प्लीज सारे बच्चे ये लिख लें, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। ये आपको वर्क दे देगा।
आप लोग इसको नोट करें, आई विल बी बैक इन 2 minutes यार। ओके सर, चलिए लेट अस सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। आसान आसान से सवाल हैं, ज्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं है। पहला सवाल बिल्कुल आसान सा, आप लोग सॉल्व कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज 2i cap plus of 3j cap, and the second is given as 6i cap plus of 4j cap. Force acting on the particle is given as I cap plus of 2j cap. You just have to calculate the work done. जल्दी से बता दो तो, what would be the value of the work done in this case? What is the value of work done? सर ऐसे ही बता दें? जैसे भी बता दो, ऐसे ही सर बता पा रहे हो तो ऐसे ही बता दीजिए। सर चैट जी, पे बताएं या ऐसे ही? ऐसे ही बता दो। सर 4i cap plus 2j cap। भाई सीधी सी बात है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी बताया था r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर, ठीक है। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो r2 माइनस ऑफ r1 करेंगे आप तो 4i कैप प्लस ऑफ j कैप आ जाएगा। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है आपने, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर, और जब डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो आई डॉट आई विल बिकम इक्वल टू 1, तो दिस विल बी 4, और 2j डॉट j विल बिकम इक्वल टू 2, तो दैट इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो जाएगा 6। द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, शायद आपको याद हो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। तो एसआई यूनिट ऑफ दिस वर्क डन विल बी सिंपली इक्वल टू जूल्स। कोई दिक्कत? No, sir. ओके, मूविंग सर मैंने the गलती next से problem. डायरेक्शन लगा दिया था उसमें। अच्छा हाँ सर, तो मेरा i cap j cap में आ गया। अच्छा, नहीं डायरेक्शन नहीं लगाना, बिकॉज वर्क इज डॉट प्रोडक्ट। ओके, सर उसका मीटर मूविंग ऑन। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा कि एक बॉडी है, इसका मास मान लीजिए ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू लेट अस से 4 किलोग्राम, एंड दिस बॉडी इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी जा रही है। इस सरफेस पे वी हैव कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.2। ठीक है, तो एक बात बताओ कि अगर बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो बेटे फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा या नहीं करेगा बच्चों? Yes, sir. अनडाउटेडली फ्रिक्शन अपोज करेगा। बहुत बढ़िया सर। तो इफ द फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ दिस बॉडी, तो फाइनली वो क्या करेगा? बॉडी को इट विल ब्रिंग इट टू रेस्ट। अगर मोशन को अपोज कर रहा है तो फाइनली इट विल ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट, राइट? Yes, sir. तो इस रेस्ट में आने से पहले द बॉडी विल ऑब्वियसली कवर सम डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन
work done by friction, work done by friction to stop the moving body. इस moving body को रोकने के लिए, moving body, to stop the moving body, you have to find out the work done. Work done किसका? friction का work done आपको निकालना है. किस काम के लिए आपको ये वर्क डन चाहिए? टू स्टॉप दिस मूविंग बॉडी. इस मूविंग बॉडी को रोकना है अगर, तो फ्रिक्शन को कितना वर्क करना पड़ेगा टू स्टॉप दिस मूविंग बॉडी? दिस इज योर क्वेश्चन. विल यू ट्राई? यस सर. अच्छा, पहली बात, हैव यू अंडरस्टूड दिस होल क्वेश्चन कि क्या बोला है मैंने? Yes, हाँ sir. सर. I have got one answer from Rishik. I'm waiting for others. चलिए मैं बताता हूँ भाई. ऑब्वियस ही बात है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन विल एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ब्लॉक अगर उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू विल बी एक्टिंग. फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी म्यू एन. और यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से मैं एन को mg कह सकता हूँ. एन कैन बी कंसिडर्ड एज mg. तो आप ये कह सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू म्यू mg. कहा जा सकता है फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg लिख सकते हैं आप. तो अगर आपने फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg लिख दिया तो दिस फोर्स इज रिटार्डिंग द मोशन ऑफ द बॉडी. बॉडी को रिटार्ड कौन कर रहा है? यही वाला फोर्स कर रहा है. तो अगर यही वाला फोर्स बॉडी को रिटार्ड कर रहा है, तो बॉडी को रिटार्ड अगर ये वाला फोर्स करेगा तो कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा? तो दैट रिटार्डेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज ए इज इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास. और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू mg डिवाइडेड बाय m. सर व्हाई डिड यू पुट अ नेगेटिव साइन? तो मैंने नेगेटिव साइन इसलिए डायरेक्टली पुट कर दिया बिकॉज इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन अगर हो रहा है तो आप नेगेटिव साइन पुट कर दीजिए. तो ये माइनस ऑफ म्यू जी आ जाएगा.
ठीक है, ये रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ म्यू जी बिकॉज m गेट्स कैंसिल आउट, तो माइनस ऑफ 0.2, जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, तो रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस होगा बॉडी में दैट विल बी माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की आपको मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी बिफोर इट स्टॉप्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2s, दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी कैन अप्लाई इन दिस केस। आपकी फाइनल वेलोसिटी हैज टू बिकम 0, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2s, माइनस ऑफ u स्क्वायर कितना है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2 एज इट इज, a की जगह आप लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय s, दिस माइनस एंड दिस माइनस गोज, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 25 राइट मीटर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बिफोर द बॉडी स्टॉप्स। तो वर्क डन क्या आएगा भाई, वर्क डन आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है सर आपका, फ्रिक्शनल फोर्स आपने बोला म्यू एम जी है राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू है 0.2, एम की वैल्यू है 4 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 8 न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 राइट, ये आपका हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग टुवर्ड्स राइट और फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये जो आएगा ये आएगा सर वर्क डन में cos ऑफ 180 डिग्री। आप लोगों को ये बात समझ में आएगी व्हाट व्हाई डिड आई राइट cos 180 डिग्री इन दिस केस, नहीं Yes. आया भाई, cos 180 क्यों लगाया आपने, cos 180 मैंने इसलिए लगाया है यहाँ पर बिकॉज आपका जो वर्क डन है वो किधर, मतलब फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज टेकिंग टुवर्ड्स राइट, तो इसलिए cos 180 डिग्री आएगा दोनों के बीच में बिकॉज दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, तो ये 25 इंटू 8 कर लो, 25 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 200 आएगा ना शायद, 200 जूल, नेगेटिव ऑफ 200 जूल इज सिंपली सेइंग, नेगेटिव ऑफ 200 जूल इज सिंपली इंडिकेटिंग दैट कि आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन है, समझ आया। Yes, sir. कैन वी प्रोसीड, यस सर। चलिए तो ये तो हो गया ये, नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन। भाई ये ऐसे फोर्स है और ये डिस्प्लेस, मतलब ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज 10 न्यूटन, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हैज बिकम 6 मीटर, x इज इन मीटर एंड फोर्स इज इन न्यूटन। आपको सिंपली वर्क डन बताना है, टेल मी द वैल्यू ऑफ द वर्क डन, वर्क डन की वैल्यू बताइए। सर 0 to 6 के बीच में बतानी है। जी So 40 joule. कितना बताया आपने, 40 joule. 40 जूल्स, सर 2 और 6 के बीच में। अच्छा देख लेते हैं, 2 और 6 के बीच में नहीं बताना, सर जस्ट एक मिनट में ट्रायंगल के एरिया ऐड कर देना। 0 to 6 के बीच में बताना है। मेरा 50 आ रहा है, 50 जूल। जैसे 50 होगा, मैं ट्रायंगल का एरिया ऐड नहीं किया था। अच्छा सीधी सी बात है बेटा, इसमें क्या करें हम, इसमें वी विल हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये एरिया फाइंड कर लो, ये इट विल गिव यू द वर्क डन। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू half into sum of parallel side, one is this side and another one is this side,
So this is 6 plus of the upper side is of length 4. So 6 plus 4 into height. Height will be the distance between the two parallel sides, and that is 10. तो ये हो गया सर आपका 50 आ जाएगा. 50 जूल इज द वर्क डन. अब एक अच्छे सवाल की तरफ ले जा रहा हूं आपको. आई एम टेकिंग इट टू अ बेटर प्रॉब्लम नाउ. अब आपको उसके लिए ये थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है जो मैं आपको कह रहा हूँ. 11th के एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है. लेकिन अब जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ उस बात को समझिएगा. ऐसे क्वेश्चन मैंने फ्रिक्शन में आपको बताया था कि मान लीजिए आई एम टेकिंग टू ब्लॉक्स, द surface on which the blocks are kept is smooth. That means the coefficient of friction undoubtedly will be equal to 0. The coefficient of friction will be undoubtedly 0. इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है आप लोगों को. यस सर, क्लियर है. ठीक है. अब यहाँ पर मान लीजिए कि there is a block of 1 kilogram and there is a block of 4 kilogram and we have applied a force of let us say 20 Newton onto this block and the coefficient of friction between these two blocks is 0.2. अब इस क्वेश्चन में आपको बताना यह है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन. आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ऑफ 1 किलोग्राम. वर्क कैलकुलेट करना है आपको. किस पे वर्क कैलकुलेट करना है? फ्रिक्शन का वर्क डन. किस पे सर? तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस वर्क डन ऑन द अपर ब्लॉक. समझ में आई बात? You have to calculate this work done on the upper block. ठीक है, by the friction. कितनी देर में कैलकुलेट करना है? तो in 4 seconds. तो आप लोग लिख लीजिए, calculate the work done by friction on the upper block in 4 seconds. Calculate the work done by the friction on the upper block in 4 seconds. लिखा क्वेश्चन आप लोगों ने? Yes sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब ये मैं खुद ही सिखाऊंगा क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको वो फ्रिक्शन में याद होगा ये कॉन्सेप्ट. किसी को याद है मैंने कैसे बताया था कि वेदर द टू ब्लॉक्स विल स्लाइड ऑन वन अनदर और नॉट? ऐसा कुछ सिखाया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो. Sir, W equals to root over. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया मैंने. ऋषिक. हाँ सर, वो सर जो 1 kg वाला होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा सेम उससे. नहीं, तुम लोग सब भूल गए, इसीलिए तो फिर लेवल ऊपर करने में मजा नहीं आता. चलो, मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये बोला था कि भाई ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे या नहीं करेंगे. वी विल हैव टू चेक दैट फर्स्ट. These two blocks can even slide on one another or they may not slide on one another. दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर भी सकते हैं और स्लाइड नहीं भी कर सकते हैं. समझ रहे हैं आप? दोनों एक दूसरे पे स्लाइड भी कर सकते हैं और स्लाइड नहीं भी कर सकते हैं. पहले वो ठीक है सर? कैलकुलेट करेंगे वैल्यू माइनस करके. हाँ, वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? माइनस माइनस करके नहीं करेंगे. इसमें मैंने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में आप तो ये मान लीजिए कि दोनों ब्लॉक इज बिहेविंग एज अ वन सिस्टम. अगर मैं इन दोनों को एज अ वन सिस्टम कंसीडर कर लूं और ये दोनों अगर साथ साथ चले, मान लेंगे हम, ठीक है, कि इफ दे मूव टुगेदर. अगर मैं ये मान लूं कि इफ दीज टू ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें तो साथ साथ मूव करने में क्या होगा सर? साथ साथ मूव करने में क्या होगा? तो साथ साथ मूव करेंगे तो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसमें मैंने आपको उसके बाद कहा था कि अब आप ये चेक किया करो कि ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला सकता है. तो आपको याद होगा, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने ये एग्जांपल पे डिस्कशन किया है कि ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला सकता है. तो ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव करा सकता है. समझ में आई बात? ऊपर वाले ब्लॉक को कौन मूव करा सकता है बेटा? The friction. ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक को मूव करा सकता है फ्रिक्शन. ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक को मूव करा सकता है फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम लग सकता है और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, उस बात को हमें चेक करना पड़ेगा. तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है? तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी होती है, या इस केस में तो म्यू एम जी होगी.
तो ये 0.2 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू 1 है इंटू g इज 10, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। क्लियर है? Yes, sir. बोलो हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड करा सकता है ऊपर वाले ब्लॉक को, वो कितना होगा? फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक को जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो सकता है वो कितना हो सकता है? वो हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मगर अगर दोनों को साथ में चलना है तो साथ में चलने के लिए कितना होना चाहिए? 4। साथ में चलने के लिए कितना होना चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन सिर्फ कितना प्रोवाइड कर सकता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ में रहेंगे या एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे? क्या बोलते हो आप लोग? स्लाइड। ये ब्लॉक एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे भाई। तो स्लाइड मतलब 1 किलोग्राम विल स्लाइड ऑन 4 किलोग्राम। तो अगर 1 किलोग्राम 4 किलोग्राम पे स्लाइड करेगा तो 1 किलोग्राम पे का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम विल रिमेन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम का कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? वर्क डन कितने देर में पूछा है बताइए? 4 seconds. 4 सेकंड्स। तो अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपर ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा तो मुझे एक बात बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है दोस्त? बोलो। हाँ Yes, सर। sir. तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में आप 0 मान लीजिए। तो 4 सेकेंड में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, Yes, sir. ठीक है? तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन आपने पढ़ा है, s is equal to ut plus half at square. So the displacement traveled by this block will be half into acceleration of this block. Acceleration of this block is how much? So acceleration of this block is 2 into t square. T square मतलब 4 का square, 2 and 2 goes. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 16 मीटर। Yes, sir. करेक्ट है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 16 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क कौन करेगा? तो फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई आर यू पुटिंग अ नेगेटिव साइन सर? व्हाई डिड यू पुट अ नेगेटिव साइन? थीटा की वैल्यू 180 है। 180 है तो आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, कहां गई मैक्सिमम वैल्यू? 2। तो 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 16, तो कितना आया? माइनस ऑफ 32 न्यूटन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. वो सर जूल होगा। सॉरी सॉरी, जूल। कुछ हजम हुआ ये सवाल? हाँ सर। और सर जो हमने 2 मीटर पर सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाला वो माइनस करके करा ना, 4 - 2। 4 - 2 क्या कर रहा है बेटा? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे 4 मीटर पर सेकंड ना लेफ्ट ना और ना राइट ना 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 4 - 2 नहीं किया है। ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा वो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर दिया है। देखो एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट करके थोड़ी ना आ जाएगा, फोर्स सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स आता है। एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट करके नेट एक्सेलरेशन आता है क्या सर? नहीं समझ पाए? नहीं सर। हेलो, अरे यार एक्सेलरेशन क्यों सब्ट्रैक्ट होगा? क्या कहना चाह रहे हो? फिर से बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे राइट साइड में सर 4 मीटर पर सेकंड से वो मूव करना चाहेगा भैया तो। एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट क्यों होगा? एक्सेलरेशन तो इंडिविजुअल बॉडी का है ना। तुम इस सवाल को समझ नहीं पाए दोस्त, फिर से सुनो। ये चाहेगा नहीं, ये तरीका ये है कि अगर वो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों साथ साथ चले, तो दोनों साथ साथ तभी चल सकते हैं जब दोनों का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। समझ पाए? पहले ये सेंटेंस समझ पाए? दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन
फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक को मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो मैक्सिमम उसकी लिमिट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने की कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ये साथ साथ चलते तो कितना, अगर ये साथ साथ चलना चाहते हैं तो कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो साथ साथ चलने के लिए इनका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब है फ्रिक्शन अपनी पूरी कोशिश कर भी लेगा तो भी साथ साथ नहीं चला सकता। यस सर, नहीं यही बात समझ में? समझ गया सर। तो ऊपर वाला ब्लॉक सिर्फ 2 ही से चलेगा, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ सर, और सर फ्रिक्शन ऊपर का 0 हो जाता तो साथ में ही मूव करता। फ्रिक्शन 0 हो जाता का क्या मतलब है? फ्रिक्शन देखो, अगर फ्रिक्शन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या उससे ज्यादा प्रोवाइड कर पाता ना, तो दोनों ब्लॉक फिर साथ साथ मूव करते। समझ में आई बात? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर म्यू 0 हो जाता क्वेश्चन में, म्यूज मतलब अगर 0 हो जाएगा तो दोनों ब्लॉक जीवन में कभी साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि ब्लॉक को साथ में चला कौन रहा है, तो ब्लॉक को साथ में चला रहा है, ब्लॉक को साथ में चला रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो सर बोलो वो हाँ वहीं या ना। स्लाइड होके गिर जाएगा ना, वहीं रहेगा वो। जाहिर सी बात है, वो कैसे साथ साथ चल लेगा यार, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ओके सर। हो गया भाई, ये सवाल समझ में आ गया? Yes, sir. देख लीजिए, आप लोगों को समझना है। ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो बताइए। चलिए, तो दीज वर द वर्क डन फॉर द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने वर्क कैलकुलेट करा है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट केस व्हिच इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब देखो, वेरिएबल फोर्स का बेसिक मतलब क्या है, तो वेरिएबल फोर्स का बेसिक मतलब यही है कि सर, अगर आपका फोर्स वेरी कर रहा हो, तो फोर्स वेरी कर सकता है विद टाइम, और फोर्स वेरी कर सकता है विद डिस्प्लेसमेंट, किसी के साथ भी वेरी कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है सर, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब जैसे, पहले आप इस बात को लॉजिकली समझे कि फोर्स अगर लिखा हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू 2x वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ये नोट नहीं करना, पहले सुनना। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स भी चेंज हो रहा है। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1, फोर्स इज 2। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1.01, तो फोर्स इज 2.02। ऐसे ही तो हो रहा है। तो इस केस में हाउ विल कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द फोर्स वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, एक्चुअली मैंने इंटीग्रेशन इसीलिए आया है पिक्चर में। ये क्यों इंटीग्रेट करा जाएगा, इस बात को पहले आप लॉजिकली समझ लेंगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा। अगर आप इस बात को लॉजिकली समझ लेंगे ना कि इंटीग्रेशन हम कहां पे लगाते हैं, तो याद रखो, मेरी बात याद रखना कि 11 से लेकर 12 तक की फिजिक्स तुम पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन हमें करना है कि नहीं करना, और अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी इंटीग्रेटिंग दिस। तो इस बात को समझने के लिए पहले समझो, क्योंकि इसके आगे एक चैप्टर आएगा सेंटर ऑफ मास, और एक रोटेशनल डायनेमिक्स। ये 2 चैप्टर आएंगे आपको, जिसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी कैलकुलेट करोगे, तो वहां भी आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। तो मैं आपको पहले फील करा देता हूं कि व्हाई डू वी रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट इन दीज सर्कमस्टांसेस। पहले इस बात को समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपसे बोला नोट नहीं करना है, बस सुनना है भाई, कि अगर आप x की वैल्यू को 1 ले लो तो फोर्स की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर x की वैल्यू को 2 ले लेंगे तो फोर्स 4 हो जाएगा। बट हर हर वैल्यू ऑफ x के लिए वो चेंज हो रहा है, और वैल्यू ऑफ x का ये मतलब थोड़ी है कि 1 के बाद 2 ही आएगा। 1 के बाद 1.00001 भी हो सकता है, 1 के बाद 1.000000001 भी हो सकता है। देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 2। नहीं आई बात समझ में? और फोर्स हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, हर वैल्यू के लिए चेंज हो रहा होगा। तो इसमें हम करते क्या है, हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि अगर मान लो कि मैं बहुत स्मॉल सा एक्सक्यूज मी, बहुत स्मॉल सा चेंज एक्स में कंसीडर करूं। क्या मतलब कि मैंने पहला एक्स कंसीडर किया था 1 मीटर पे, और दूसरा एक्स मैं कंसीडर कर लूं 1.0000000000001 मीटर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? हाँ भाई, क्या हो बहुत कम गया सर। सर? बहुत कम है सर। ऐसी वैल्यूज को तो हम इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू कहते हैं, जिसको हम डी लगा देते हैं ऐसी वैल्यूज में, अगर आपको याद हो तो। अब मेरी दूसरी बात यहां पर समझिए कि व्हेन द x इज 1, फोर्स इज 2।
अब जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 इंटू, मुझे भी नहीं पता कितनी बार मैंने जीरो लिखा है, 1.000000000000001 लिखे, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 2.000000000000002। मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स और ये फोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या दोनों में, या नेग्लिजिबली स्मॉल डिफरेंस? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल स्मॉल डिफरेंस। इसका मतलब कि मैं इस बहुत छोटे से चेंज ऑफ पोजीशन के लिए मैं फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इस स्मॉल से चेंज ऑफ पोजीशन के लिए कैन आई ट्रीट दिस फोर्स एज कांस्टेंट और नॉट? तुम खुद सोचो भाई, 1 मीटर और 1.000000001 मीटर, इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं फोर्स की वैल्यू को सेम मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? मान सकते हैं सर सेम। यार सब नहीं बोलते हैं, सब मतलब यहाँ पर क्या कुछ खा पी रहे होते हो यार, कि मौन व्रत चल लिया है तुम लोगों का? अच्छी चीज भी सिखा दो तो भी वही मौन, मतलब हल्की चीज भी सिखाओ तब भी मौन, पता नहीं क्या हिसाब किताब है यार। खैर ऋषिक भाई, आपको समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसका मतलब है कि मैं इस स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट के लिए आई कैन टेक दिस फोर्स एज टू बी कांस्टेंट। इस फोर्स को मैं कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं, ऑल्दो दिस फोर्स इज वेरिएबल, बट फॉर दिस dx आई कैन ट्रीट इट एज कांस्टेंट। हेंस ऐसे केस में व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, तो ऐसे केस में मैं चूंकि dx पे फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क डन कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू dx। आप डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा नहीं ले रहे, आप डिस्प्लेसमेंट को dx ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस dx लेंथ पर मैं फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा लेंगे तो वर्क डन भी बहुत छोटा आएगा, dw विल बी इक्वल टू fdx। नहीं आया। जब आप डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा लेंगे तो जाहिर सी बात है उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन भी बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, अच्छा छोटा डिस्प्लेसमेंट ले क्यों रहे हो? क्या रीजन है आपके इस डिस्प्लेसमेंट को इतना स्मॉल कंसीडर करने का? इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल क्यों कंसीडर करा आपने? उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है कि भाई अगर मैं लार्ज डिस्प्लेसमेंट ले लेता तो दोनों, जैसे अगर मान लो कि मैं यहां पर ले लेता भाई 1 मीटर, x की वैल्यू 1 मीटर ले लेता और यहाँ पर x की वैल्यू 2 मीटर ले लेता, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कुछ और होती और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कुछ और होती, और वो हम डिफरेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। तो हम फोर्स कैसे वर्क कैसे कैलकुलेट करते? तो इसीलिए हमने इस केस में क्या किया कि हमने एक ऐसा छोटा सा लेंथ कंसीडर किया जिस छोटे से लेंथ पर मैं फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर पाऊं। तो उसको मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लूं अगर, तो इसको मैंने कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया, तो अब क्या होगा सर? अब इससे फायदा क्या होगा कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे हम वर्क डन निकाल लेंगे, और वो जो वर्क आएगा वो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का आएगा। तो ऐसा ही छोटा 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 बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये सारे छोटे छोटे का हम वर्क कैलकुलेट करें और सबको ऐड कर दें तो विल गेट द टोटल वर्क डन। यस सर। Yes, sir. अब ये ऐड करना इतना आसान काम नहीं है नॉर्मली अलजेब्रा से कि हम सिंपली ऐड कर लें, क्योंकि देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स। तो इसीलिए न्यूटन को भी ये प्रॉब्लम थी, तो न्यूटन ने एक मैथमेटिक्स का पार्ट डेवलप कर दिया जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसमें हम ये कहा जाता है कि भाई स्मॉल एलिमेंट पे आप निकाल लो वर्क और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब एडिशन ही होता है एक तरह से। इंटीग्रेशन में आप कंबाइन ही तो कर रहे हो ना, ऐसे छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट पे जो छोटे 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 वर्क है उन सारे वर्क को आप कंबाइन कर रहे हो टू गेट द टोटल वर्क डन। So this is basically the feel of integration, and this is basically the feel of why do we take the small portion or a small displacement so small that it is almost negligible। ये क्यों हम कंसीडर करते हैं, उसका रीजन यही है। तो इसीलिए आप बेटा अब आप याद रखिएगा कि whenever you have variable work, तो आपको क्या करना है, पहले आपको एफ dx करके आपको ऐसे कर लेना, या आप डायरेक्टली इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx। dx रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2, मतलब जहां से जहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपसे बोला जाए वहां से वहां तक की लिमिट रख दीजिए। अगर आप इसका कर्व अगर आप ड्रॉ करेंगे
अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो इसका जो कर्व होगा वो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, इट विल बी सम कर्व व्हिच विल नॉट बी ऑफ कोर्स ए स्ट्रेट लाइन। तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसके अंडर भी अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लें, ये एरिया which will obviously be calculated by the integration, और इंटीग्रेशन से कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसमें तरीका ये बताया जाता है कि भाई आप एक स्मॉल सा स्ट्रिप ले लीजिए, ये मैंने इंटीग्रेशन में सिखाया था, बट आप लोग पता नहीं कितना पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन में भी ये सिखाया था कि अगर आप एक स्मॉल स्ट्रिप ले लीजिए तो उसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो इसकी जो एरिया होगी डी ए, दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू एफ डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द टोटल एरिया which will be nothing but exactly equal to the work done। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि either you have the constant force or you have the variable force। आपका constant force हो या you have a variable force, in both the cases the area under the force versus displacement graph will give you the work done। अच्छा, इसी वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स आई कैप, तो आई कैप खत्म हो जाएगा, तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन के फॉर्म में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला केस, एफ वाई डी वाई प्लस ऑफ एफ जेड डी जेड। समझ आया मैंने क्या करा है? अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ किया था ना हमने, एफ एक्स डेल्टा एक्स लिखा था अगर आपको याद हो, Yes, where sir. delta x was the change in x। delta x क्या था? change in x। वैसे यहां पर ये क्या हो गया? dx, dx is infinitesimally a small change in x। write down these formulas। लिख लिया आप लोगों ने ये फॉर्मूला? हाँ सर। Yes, sir. चलिए, you have a question to solve now। कि force is given as 2x plus 1 where x is position of the particle। either I call position or I say it as to be the displacement, both has the same meaning। तो x क्या चीज है? x आपका पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x। आपको बताना है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। 0 से 4 मीटर के बीच में आपको वर्क कैलकुलेट करके बताना है। काइंडली कैलकुलेट दिस वर्क डन।
तो 20 जूल होगा। मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, DW मतलब डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ वर्क डन। तो वर्क डन अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस ऑफ 1 dx। फोर्स की वैल्यू यही है 0 से 4 तक। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो पहला तो बीच में प्लस साइन है तो मैं अलग कर सकता हूँ। तो 2x dx, 2x मल्टीप्लाई हुआ dx है तो 2x dx प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय dx विल बी इक्वल टू dx। कहां से कहां तक, 0 to 4, एंड दिस विल आल्सो बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 4। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एक्स dx को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 4 प्लस ऑफ dx का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं x 0 to 4। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट पुट करो तो 4 का स्क्वायर विल बी 16 माइनस ऑफ लोअर लिमिट विल बी 0 प्लस ऑफ यहाँ पर x का अपर लिमिट पुट करो तो 4। तो दिस विल बी इक्वल टू 20 जूल। दिस इज द वर्क डन। भाई जिनसे नहीं हुआ है तो वो प्लीज इसको नोट करें। Those who couldn't solve this, please note it down. नोट कर लिया सर। Done, sir. ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका एक केस है। अच्छा इसी में एक और पहले क्वेश्चन करो कि अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि फोर्स इज गिवन एज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ 2y जे कैप। ठीक है तो कैलकुलेट द वर्क डन इफ particle is taken from coordinates 1, 1 to 2, 4। पार्टिकल को हम कहां से कहां ले गए हैं, फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 1 से कहां ले गए हैं 2, 4 तक। if the particle has been taken from 1, 1 to 2, 4, तो आपको बताना है कि what is the work done by the force on this particle in taking it from 1, 1 to 2, 4। सर वो एक्स स्क्वायर है। yes it's x square।
43/3 जूल। मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा टू चेक द आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। सर आपको सबको अभी बोला था मैंने, वर्क डन इज नथिंग बट, इस केस में आपको मैंने अभी सिखाया था कि एफ एक्स डी एक्स ले लेना है प्लस ऑफ एफ वाई डी वाई। मतलब जो फोर्स का वो कंपोनेंट जिसमें x है उसको आप x वाले पार्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, एंड द कंपोनेंट विच हैज y इन इट विल बी इंटीग्रेटेड विथ y। तो इसका मतलब है कि सर आप इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर dx एंड द लिमिट फॉर दिस x इज व्हाट, ये x कोऑर्डिनेट है विच इज 1, और फिर ये x कोऑर्डिनेट है विच इज 2। तो मतलब x कोऑर्डिनेट इज फ्रॉम 1 to 2, राइट? प्लस ऑफ y वाला पार्ट देखो 2y dy, एंड द कोऑर्डिनेट फॉर y इज फ्रॉम 1 to 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x स्क्वायर dx विल बी इंटीग्रेटेड टू गेट x क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन इज टू बी डन फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 2 प्लस ऑफ यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 विल बी एज इट इज, और y dy का इंटीग्रेशन विल बी y स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक सर? 1 से 4 तक। ये तो करेंगे। अब देखिए सर आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर नोबडी कैन हेल्प यू आउट। इंटीग्रेशन इसीलिए सिखाया जाता है कि पूरी फिजिक्स में उसका यूज है। और याद रखो कि इसके आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे विच विल बी सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसलिए प्लीज इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है, याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला भूल गए हो, तो प्लीज जस्ट गो थ्रू इट and try to memorize each and every formula which has already been taught to you, right? तो इसलिए प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना चैप्टर्स, वैसे वैसे उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है। तो खैर अब इसमें अपर लिमिट पुट करूं तो एक्स क्यूब का अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 2 क्यूब माइनस बाई 3 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 1 क्यूब बाई 3 प्लस ऑफ दिस 2 एंड दिस 2 कैन बी कैंसिल्ड आउट। और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद कितना, उसके बाद माइनस ऑफ 1। तो इसका मतलब है कि 8/3 माइनस ऑफ 1/3 हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और माइनस ऑफ 1 इज 15। तो 8/3, तो दिस विल बी 7/3 प्लस ऑफ 15। तो ये कितना आ गया? 15 इंटू 3 45, मतलब 52/3 जूल्स। क्या यही आंसर बता रहे थे आप ऋषिक? नहीं सर, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। अच्छा सर करा ऐसे ही है, बस वो एंड में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। ओके भाई, जिनसे नहीं हुआ है वो प्लीज इसको नोट कर लें। लिख लिया सर। डन सर। सब ठीक है। अब देखो एक और चीज हम समझते हैं। अब यहाँ पर जो डिस्कशन है, ये तो अब हम वर्क निकालना जानते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन। अब यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो है सर बेस्ड ऑन, या एक क्वेश्चन और करा दूं यार? क्वेश्चन कराने को तो मैं कराऊं मगर रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आता है। ऋषिक एक इससे बेहतर क्वेश्चन कराऊं? हाँ सर। चलो तुम कह रहे हो, करा रहा हूं मैं। बाकी लोग अगर समझ लें तो बढ़िया। भाई ये मान लीजिए कि दिस ब्लॉक हैज अ मास ऑफ m, और इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स लगा दिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर टी इज टाइम, टी रिप्रेजेंट्स टाइम। इसका मतलब फोर्स इस केस में, अब देखिएगा यहाँ पर सब इस क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या है कि इससे पहले के द टू क्वेश्चंस दैट यू सॉल्व्ड, इन दोस टू क्वेश्चंस आल्सो द फोर्स वाज वेरिएबल, राइट? फोर्स दोनों क्वेश्चन में वेरिएबल था, मानते हो? और यहाँ पर जो आपका फोर्स है, यहाँ पर जो आपका फोर्स है वो भी वेरिएबल है। बट दोनों में डिफरेंस बता सकते हो कि इससे पहले वाले केस में जो फोर्स था और अभी के केस में जो फोर्स है, वेरिएबल दोनों केस में। बट पहले केस में किस क्वांटिटी के साथ वेरी कर रहा था फोर्स?
सर वो डिस्प्लेसमेंट की बात डिस्प्लेसमेंट कर का रहे ये हो। टाइम है। हाँ, पहले केस में इट वाज वेरिंग विद द क्वांटिटी x, राइट। और यहाँ पर किसके साथ वेरी कर रहा है, यहाँ पर वेरी कर रहा है विद टाइम। ठीक है, तो अब देखिए सर, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अब अगर हम डायरेक्टली एफ डी एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर फोर्स इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स। देखो लास्ट के केसेस में वी कुड इंटीग्रेट बिकॉज फोर्स वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फोर्स एक्स के टर्म्स में था इसलिए हमने आसानी से इंटीग्रेट कर दिया। भाई अगर मान लीजिए कि ये एफ डी एक्स आपने लिखा था तो फोर्स वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स, फोर्स वाज इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आपने यहाँ पर लिख दिया भाई जैसे 2x 4x जो भी था, तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है बिकॉज यू कैन इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। बट यहां पर अगर हम ऐसा करें, एफ डी एक्स लिखने की कोशिश करें तो एफ टी स्क्वायर है और डी एक्स, दिस इज अ डिफरेंट वेरिएबल, दिस इज अ डिफरेंट वेरिएबल, यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस। सही। तो सर इस केस में कैसे होगा, तो समझो, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, अगर आप समझ जाओ तो मजा आ जाए। कि वर्क डन को इस केस में हम करते ये हैं कि थोड़ा सा इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है ऑब्वियसली जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें हम थोड़ी सी लॉजिक का यूज करते हैं कि भाई इस पूरी इक्वेशन को वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय dt। कर सकते हैं हम ऐसा। यस सर। तो इसको मैं ऐसे भी थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, एफ डी एक्स बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी। कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाट इज दिस डी एक्स बाई डी टी? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है, तो एफ वी डी टी इस केस में वर्क कैलकुलेट करने का दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वर्क डन। बट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ये तो सर आपने बता दिया, बट वेयर फ्रॉम विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी की वैल्यू कहां से आएगी? ठीक है सर, वेलोसिटी की वैल्यू कहां से आएगी? तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें चाहिए होगी, और वो कैसे निकलेगी देखो। हमें गिवन है एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। एफ को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं बेटो। फोर्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपको पीछे के चैप्टर्स अगर पता होंगे तो मजा आएगा, और नहीं पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। ये सबको क्लियर है तो बताए। यस सर। क्लियर है सर ये तो। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1/m टी स्क्वायर डी टी, इधर भी इंटीग्रेट कर दूं और इधर भी इंटीग्रेट कर दूं। डीवी का इंटीग्रेशन v होता है, और ये 1/m एज इट इज रहेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। इसका मतलब v की वैल्यू आ गई टी क्यूब बाई 3m। डिड यू अंडरस्टैंड? यस यस। सर। अब इस v को उठा के यहां रख दो। तो इस केस में हम वर्क डन को क्या लिखेंगे, तो देखिए आप फोर्स कितना है आपका टी स्क्वायर, v आपका कितना हो गया टी क्यूब बाई 3m डी टी। ठीक है, अब जितनी देर में आपसे बोले वर्क डन निकालने को वो निकाल सकते हैं। मान लो कि मैंने आपसे बोला कि टी जीरो से लेके टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बीच में वर्क बता, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से 2 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो पहले तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3m डी टी। कहां से कहां तक सर? 0 से 2 तक। करेक्ट है बच्चों? यस यस। सर। अब इसके बाद मेरे पास अभी स्पेस नहीं बचा, तो यहां तक नोट करिए ताकि मैं इसको फिर फाइनली सॉल्व कर सकूं। डन सर।
So let us integrate this to get the final answer. तो देखिए सर, undoubtedly m is the mass of the particle, so it will be constant. 3 is also constant. So work done will be nothing but 1/3m. t to the power 5 का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो t to the power 6/6 from 0 to 2. अब ये हो जाएगा 1/18m और 2 पे पावर 6 माइनस ऑफ 0, और 2 पे पावर 6 अगर हम लिखें तो कितना आ जाएगा? 4 8 16 32 64 64. 64 divided by 18m, or you can write it as 4/m joules. This is the value of the work done. तो इसमें मास है ना बॉडी का? Yes, m is mass of the body, which I haven't given mention. Value मैंने नहीं दिया है, तो leave it in terms of m only, but आपको मेथड समझ में आ गया होगा शायद. यस सर. ठीक है सर. सर 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 आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं बोल रहा हूँ ऋषिक. सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी. हाँ बताइए बताइए. हाँ सर मैं कह रहा था वो 4/m नहीं होगा ना सर वो. Oh, 18. Sorry. I made a mistake. Thank you. Thanks for the rectification भाई. ये